आफ्टर सेल्फ इंडक्टेंस अब हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, एक कॉइल होती थी, यहाँ पर म्यूचुअल, यहाँ पर दो कॉइलें रहेंगी आपके पास, है ना। तो ऐसा देखा गया आपके पास कि जैसे एक कॉइल ये है, इंडक्टर ही है, ये आपके पास इंडक्टर कॉइल है, इससे लिंक एक बैटरी या एक सेल है, और हमने फिर से एक वेरिएबल रजिस्टर सपोज करो लगा रखा है और ये इधर रख रखा है। ठीक है, एक और कॉइल है इस तरीके से, इंडक्टर कॉइल ही है, और इससे लिंक हमने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, इस टाइम तक जब तक मैंने स्विच को इस साइड ऑन नहीं करा, स्विच को ओपन ही रखा, उस टाइम तक इसमें कोई भी करंट नहीं था, ना तो इधर कोई सेल्फ इंडक्टेंस वाली बात हो रही होगी और ना ही इधर कोई बैटरी सेल कुछ भी नहीं है, तो इधर गैल्वेनोमीटर भी जीरो डिफ्लेक्शन आपके पास शो कर रहा होगा। ठीक है, इस टाइम पर। ओके, तो क्या देखा गया कि जैसे ही हम इसके अंदर करंट स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट को क्लोज करते हैं, इसके अंदर जैसे ही करंट जाएगा, इसका तो सेल्फ इंडक्टेंस वाला काम रहता ही रहता है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस अपना रहेगा। तो क्या होगा, इसमें हमने क्या देखा, जैसे ही इसमें करंट ऑन किया, चेंज नहीं कर रहा, जस्ट अभी करंट ऑन किया, मैं इस वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही हमने इसमें करंट ऑन किया तो क्या देखा, इसमें एक सडन डिफ्लेक्शन आती है गैल्वेनोमीटर में दोबारा से। जैसे ही करंट ऑन किया, इसमें एक सडन डिफ्लेक्शन आती है, बिल्कुल हल्की सी, थोड़ी देर के लिए, और एकदम से वापस से जीरो हो जाती है, थोड़ी देर में ही जीरो हो जाती है। ठीक है, अब इसका क्या रीज़न रहा होगा, तो फिर से जैसे ही इसमें करंट आता है आपके पास, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होएगा। ठीक है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, एक ईएमएफ इंड्यूस होएगा, तो ये क्या करता है आपके पास, उस करंट को एकदम से बढ़ने नहीं देता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक, ऐसा इस यहाँ से बाहर निकलते तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उस कोयल तक भी पहुँच रहा होगा आपके पास, घूम फिर के आना तो इधर ही है, पर वहाँ उस कोयल तक भी इसका मैग्नेटिक फील्ड पहुँच रहा होगा। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं ना। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा तो आसपास तो जाएगा ही, ये कोयल पास रखी है तो वहाँ तक भी इसका मैग्नेटिक फील्ड पहुँच रहा होगा। और क्योंकि ये इसमें अपना सेल्फ इंडक्टेंस वाली भी प्रॉपर्टी है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है, करंट को एकदम से बढ़ने नहीं देता। बताया था आपको कि एक टाइम कांस्टेंट वाले टाइम में इसका 63% तक ही आपके पास करंट बढ़ पाता है। ठीक है, तो कुछ टाइम तो लेता है ना मैक्सिमम तक जाने तक, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप एक डिजिटल एमीटर लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे 0, 0.1, 0.2 इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता दिखेगा आपको। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर करंट एकदम से नहीं बढ़ रहा, तो लगातार बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रहा है वो लगातार चेंज हो रहा है, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कोइल्स के पास पहुंच रहा है। तो फिर से फैराडे लॉ क्या बोलता है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब भी एक कोइल से लिंक होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, अब ये हो किस वजह से रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड उसके पास पहुंचा जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल चेंजेस ड्यू टू द करंट चेंज इन दिस कॉइल। तो इसकी वजह से फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होएगा, और ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी कि वो उस चेंज को अपोज कर सके जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके करंट को अपोज करना चाहेगा, तो इससे उल्टी डायरेक्शन में करंट दे देगा उसको अपोज करने के लिए। तो जैसे इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपना करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लेगा अपोज करने के लिए, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ करंट ऐसा आ रहा है तो ये उल्टी डायरेक्शन में करंट आपके पास प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, ओके, या कह लो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास एक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा उसको अपोज करने के लिए, बस सिंपल सी बात है। ओके, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्यों बोल रहे हैं म्यूचुअल, अच्छा देखिए, आपके पास अगर इस कॉइल में भी मैं करंट दे दूं, ठीक है, इस चीज़ की बात नहीं कर रहा, अगर मैं इस कॉइल में करंट दे देता हूँ, इसका कांस्टेंट रख के इस कॉइल में करंट दे देता हूँ, तो होगा क्या आपकी बार, इस कॉइल में करंट देने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा,
इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पहुंचेगा तो एक चेंजिंग मैग्नेट, क्योंकि ये भी करंट को एकदम नहीं बढ़ने देगा तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पहुंचेगा तो इसके अक्रॉस फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होएगा तो इसके अंदर भी एक कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो इसके अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होएगा जो उसके चेंज को अपोज करेगा आपके पास, है ना, उसके चेंज को अपोज करेगा। तो इस तरीके से आपके पास इसमें करंट चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसमें करंट चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो चेंज ऑफ करंट को अपोज कर सके जो दूसरी कॉइल में बह रहा है आपके पास। तो इस तरीके से म्यूचुअल वर्ड लगा है क्योंकि दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है, एक में चेंज को दूसरा अपोज कर रहा है, दूसरे के चेंज को दूसरा अपोज कर रहा है आपके पास, है ना, इसलिए म्यूचुअल वर्ड लगा है और है काम वो इंडक्टेंस वाला ही आपके पास, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिखेंगे आप, समझ में आ गया होगा, एक में चेंज हो रहा है तो दूसरा अपोज कर रहे हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, पिछली बार एक की थी, प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू विच ए कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ in it so as to oppose any change in the strength of current flowing in neighborhood coil, current flowing in नेबरहुड कॉइल, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, जिसमें क्या होता है एक कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेती है इस तरीके से कि वो किसी भी करंट के चेंज को अपोज कर सके नेबरहुड कॉइल के अंदर, ठीक है। तो अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला प्रोड्यूस होएगा आपके पास, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होएगा, वो ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि इसमें करंट के चेंज को अपोज कर सके। तो जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है करंट में चेंज दूसरे वाले के पे वो अपोज कर रहा है आपके पास। ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ तो करंट चेंज इसका अपोज होएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट चेंज उसका अपोज होएगा। और ये समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि एक कॉइल में जब करंट आप देने लगते हो तो इंडक्टर करंट को एकदम से बढ़ने नहीं देता, करंट धीरे धीरे बढ़ता है, करंट धीरे धीरे बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है, धीरे धीरे मैक्सिमम की तरफ जा रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड आसपास रखी कॉइल के पास भी पहुंच सकता है, तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पहुंच रहा है। एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब भी एक कॉइल के पास पहुंचता है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से फैराडे लॉ से पढ़ते आए हम कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ इंड्यूस फिर लेंजिज लॉ बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहती है कि वो उस कोज को अपोज कर सके जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये वो कोज किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें करंट चेंज होने की वजह से, तो ये इसके करंट के चेंज को अपोज करेगा, इस तरीके से वो प्रोड्यूस होएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है। तो जैसे आपके पास फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि करंट, जो बिल्कुल सेम है वैसा कि वैसा ही आपके पास है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल आपके पास डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग इन द नेबरहुड कॉइल। अभी मैं जस्ट सिंपल में लिख रहा हूँ, अभी नेबरहुड वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहा। ये करंट किसका है, करंट इन नेबरहुड कॉइल, जो पास रखी है आपके पास उसका कॉइल करंट है आपके पास, ठीक है, करंट इन द नेबरहुड कॉइल। ये क्या है आपके पास, करंट इन द नेबरहुड कॉइल। जो ये फ्लक्स है आपके पास ये उस कॉइल में प्रोड्यूस हुई है। एक जिस कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो डिपेंड करता है साथ वाली कॉइल में करंट पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो इससे लिंक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये फ्लक्स जो इसमें आया है किस पे डिपेंड करता है, उसमें करंट के चेंज पर डिपेंड करता है। उसमें जितना करंट है उसी की तो वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया इस एरिया के अंदर, तो उसके करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें आया फ्लक्स उसके करंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से करंट बढ़ेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, वही मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पहुंचा है, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया में एंटर करा तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, कम एंटर करेगा तो कम फ्लक्स होएगा। तो फ्लक्स जिस कॉइल का होता है करंट दूसरी वाली कॉइल का रहता है आपके पास नेबरहुड का, ठीक है।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आता है, तो वो लगा दिया मैंने m इंटू आई। यहाँ पर m जो है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जैसे उधर सेल्फ इंडक्टेंस था ऐसा ही है, वहाँ पर उसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, उसी कॉइल का फ्लक्स होता था, उसी कॉइल का करंट होता था। यहाँ पे करंट दूसरी का है, फ्लक्स दूसरी का है। ठीक है, जिसका फ्लक्स है करंट उससे दूसरी वाली का है। ओके, यहाँ से फिर से m को डिफाइन करना चाहे तो m इजिकल टू 5/I आता है, या फिर बोल लो कि I को अगर मैं 1 एम्पियर ले लूँ तो कैसे डिफाइन करोगे, अगर किसी एक कॉइल में, अगर नेबरहुड कॉइल में करंट 1 एम्पियर का है तो उस कॉइल, दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स आपके पास इंड्यूस होएगा, जो फ्लक्स पहुंचेगा, उसी को क्या बोलते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन द नेबरहुड कॉइल। ठीक है, इस कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने से इस कॉइल के साथ लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसी को क्या बोलेंगे, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, दोबारा से, इस कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होएगा तो इससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये चीज़ ये बता रही है आपके पास, व्हेन करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल इज 1 एम्पियर then the magnetic flux link with the neighborhood coil is known as its coefficient of self mutual inductance। ठीक है, फिर ऑल्सो आपने पिछली बार भी यही किया था कि लेंजिज लॉ क्या बोलता है, ये तो आपके पास माइनस का d/dt होता है आपके पास, है ना, EMF इंड्यूस, तो आपके पास माइनस d/dt, फिर से फाई की वैल्यू रखेंगे आप mi के बराबर, m आपके पास बाहर आ जाएगा तो ये आएगा आपके पास di/dt। वैसा ही है बिल्कुल जैसा सेल्फ इंडक्टेंस में किया था। इसकी यूनिट भी आपके पास हेनरी रहती है, HENRY, हेनरी साइंटिस्ट का नाम था, कैपिटल H भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे यूनिट है। यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करूँ मैं, तो अगर मैं d/dt अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लेता हूँ तो E इजिकल टू माइनस के m के बराबर आता है ना, d/dt को 1 लिख लेता हूँ तो m इजिकल टू E के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि अगर नेबरहुड कॉइल में करंट का चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड का है तो उसके साथ वाली कॉइल में जो EMF इंड्यूस होएगा उसी को क्या बोलते हैं, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट इज द EMF इंड्यूस इन ए कॉइल व्हेन ए करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन द नेबरहुड कॉइल। दोबारा से, इट इज द EMF इंड्यूस इन ए कॉइल व्हेन ए करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन द नेबरहुड कॉइल। इस कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड की से अगर करंट लगातार चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो इसमें EMF, करंट के चेंज होने से EMF इंड्यूस होएगा, नेबरहुड कॉइल में होता है, इसमें जो EMF इंड्यूस होएगा उसको क्या बोलते हैं, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट वही सब है जो उधर रहती थी आपके पास, वोल्ट, जैसे यहाँ से निकालना चाहे तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वैसी ही यूनिट है जैसी उधर थी। तो ये है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ओके, थोड़ा सा एक मैं नोटेशन और बता देता हूँ इसी की, एक नोटेशन यहाँ तो हमने सिंपल सा कर लिया था, पर जो मेन नोटेशन में हम यूज़ करने जा रहे हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, फिर उसका यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 कोयलें थी, एक कोयल ये थी, एक कोयल आपके पास ये थी। ठीक है, इसमें आपके मान लो इसमें आप करंट दे रहे हैं, तो इसका करंट देने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर पहुंचता है, तो फ्लक्स किसका रहता है, इस वाली कोयल का। तो इसको मैं कोयल 1 मान लेता हूँ, अभी फिलहाल इसको कोयल 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास इसमें गैल्वेनोमीटर लगा था फिलहाल। ओके, ये बात थी। यहाँ से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे पहुँचेगा तो फ्लक्स इसके साथ लिंक, फ्लक्स चेंज होएगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, फ्लक्स इन द सेकेंड कोयल। इस सेकेंड कोयल से फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कोयल। तो फर्स्ट कोयल के करंट पे डिपेंड करता है जो फ्लक्स इसमें बह रहा है आपके पास, है ना, यही तो बात है। इसमें करंट बहेगा, फ्लक्स इसमें चेंज होएगा, करंट इसमें जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पहुंचेगा तो फ्लक्स तो इसमें चेंज होएगा ना, B/A से। ओके, जो फ्लक्स है इसमें आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के कांस्टेंट आता है, तो उसको देखिए कैसे लिखें। कांस्टेंट क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये किसका लिखा जाएगा,
इसमें जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका लिखा जाता है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू 1 और बचा आपके पास I1। ये क्यों लिखा मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1? इसका मतलब ये है करंट चेंज हो रहा है 1 में करंट चेंज होने की वजह से सेकंड कॉइल में क्या इंडक्टेंस आया ये शो कर रहा है। तो जो पीछे लिखा है उसमें करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब कि 1 में करंट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब कि 1 में करंट चेंज होने से सेकंड कॉइल में आपके पास कितना इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ, 1 में करंट चेंज होने से सेकंड में कितना इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ, वो नोटेशन है ये आपके पास M21। ठीक है, तो अगर मैं M21 लिखता हूं तो इसका मतलब है करंट चेंज हो रहा है फर्स्ट में, करंट चेंज इन 1 एंड इंडक्टेंस आया आपके पास इन 2, इंडक्टेंस इन सेकंड। तो इसको पढ़ा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 में करंट चेंज होने से 2 में कितना चेंज आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसमें करंट देता तो इसके करंट की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होता, तो तब ऐसा लिखा जाता फ्लक्स लिंक विद कॉइल 1 इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग इन दिस। इसका फ्लक्स लिख रहे हो तो करंट उसके करंट के चेंज की वजह से आया ना, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आएगा, 2 में करंट चेंज होने से 1 में कितना इंडक्टेंस आया ये। तो ये नोटेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये रहता है फ्लक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। ओके, फ्लक्स इससे लिंक है, मान लो ये वाली बात कर रहा हूँ, जब करंट इसमें चेंज किया मैंने तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा था, तो फ्लक्स लिखा तो इसका जाता है 2 वाले का। ठीक है, उधर लिखते कैसे हैं, फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है इनटू में एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, भाई इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस करा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां पहुंच रहा है ना, यही तो था मैग्नेटिक फील्ड। जब तक अगर इसमें करंट नहीं होता तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जाता उधर, तो फ्लक्स बनता ही नहीं। तो फ्लक्स कैसे बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, पर वो मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, इस कोइल की वजह से आया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा कौन सी का यूज होगा, फर्स्ट कोइल का। एरिया किसका यूज होता है, इसी का यूज होएगा, क्योंकि कितने एरिया में से फील्ड लाइंस जा रही है वही तो फ्लक्स होता है, तो एरिया तो इसका यूज होएगा ना, इसके फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो एरिया यूज होएगा इस वाले का। ठीक है, याद रखेंगे, जिसका फ्लक्स है एरिया तो उसी का यूज होता है, क्या याद रखेंगे, जिसका फ्लक्स है एरिया उसी का यूज होएगा, जिसका फ्लक्स है एरिया उसी का यूज होएगा, मतलब जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है वो एरिया यूज होएगा, जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो यूज होएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा यूज हो रहा होगा, जो बाहर से आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, बाहर से चाहिए ये वाला प्रोड्यूस कर रहा चाहिए, कहीं से आ रहा हो मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से उसके अंदर आ रहा है आपके पास। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, नोटेशन थोड़ी सी किसके किसकी क्या लगेगी आपके पास, इसमें करंट चेंज होता है तो फ्लक्स इसमें आता है, इसमें करंट चेंज होएगा तो फ्लक्स इसमें आएगा, इसका फ्लक्स निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसका यूज होएगा और एरिया इसका यूज होएगा, इसका फ्लक्स निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसका यूज होएगा और एरिया इसका यूज होएगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और ये शायद पेपर में आया था, अभी ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कि लास्ट बार आया था या उससे लास्ट बार, और या हरियाणा बोर्ड में आया था या CBSE में, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, पर ये पेपर में आया है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही आया था, टॉपिक डायरेक्ट एज इट इज आया था आपके पास। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है आपके पास, किसी ना किसी पेपर में ज़रूर था, मेरे को अच्छे से तो याद नहीं है। तो आपको टॉपिक का नाम है, आपके पास 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स है और उनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स, कोएक्सियल सोलेनोइड्स, 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स है, उनका आपको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए देखते हैं। कोएक्सियल सोलेनोइड्स कुछ इस तरीके के हैं, एक आपके पास छोटा सोलेनोइड है उसमें करंट जा रहा होगा, और कोएक्सियल बनाने का मतलब है एक बड़ा सोलेनोइड है इस तरीके से, यही इसी के ऊपर है कोएक्सियल। ठीक है, 2 पाइप ले लो, एक बड़ा वाला है आपके पास, एक उसके अंदर छोटी कोइल रखी हुई है, लेंथ दोनों की L के बराबर है, लेंथ बराबर है भाई।
ठीक है। ध्यान से सुनना, L इज द लेंथ, L तो दोनों की बराबर है, मैं बस वैसे लिख देता हूँ, दोनों की बराबर है, ठीक है, सेम है। L इज द लेंथ ऑफ बोथ द सोलेनोइड S1 एंड S2। ऊपर वाले को जैसे S1 नाम दे दिया, नीचे वाले को S2, जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम है, बात समझ में आई? ओके। अगर लेंथ सेम है और एरिया तो अलग अलग होगा ना भाई, एक बड़ा है, एक ज़्यादा ऊपर है, एक आपके पास छोटा है, तो एरिया तो डेफिनेटली एक का ज़्यादा एक का कम है। तो आपके पास ऊपर वाले को S1 नाम दिया ना, तो उसके एरिया को A1 मान लेता हूँ। A1 एरिया किसका है? S1 सोलेनोइड का। A2 मैं मान लूँगा एरिया किसका है? S2 सोलेनोइड का। S2 वाला अंदर है, S1 वाला बाहर है, ठीक है। A2 बड़ा है आपके पास A1 से। मैं मान लेता हूँ N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1, और N2 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2। 1 1 वाले 1 में मान रहा हूँ, 2 2 वाले 2 में मान रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो ये आपने मान ली इसकी नंबर ऑफ टर्न्स। B1 जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय S1 है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा S1। B2 जो है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा S2। इस तरीके से मैंने नोटेशन दे ली कि 1 1 वाले ये है, 2 2 वाले ये है, इस तरीके से दे दी। ये अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इनकी लेंथ सेम है, एरिया अलग अलग है, तो S1 वाले का A1 मान लिया, S2 वाले का A2 मान लिया, लेंथ एरिया अलग था। S1 वाला जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा करंट जाने की वजह से, वो B1 मान लिया, वो का B2 मान लिया, ठीक है। S1 में मैंने मान लिया I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट S1 में है, I2 इज द करंट फ्लो इन S2। तो इस तरीके से मैंने नोटेशंस मान ली। तो ये क्या बोलता है, इनमें करंट दिया, तो हम क्या करेंगे, दो केसेस करेंगे इसमें। केसेस कैसे करेंगे, एक बार बाहर वाले सोलेनोइड में करंट देंगे और अंदर वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से, और वो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे अंदर वाले का जब बाहर वाले में करंट चेंज हो रहा है। दूसरी बारी में क्या करेंगे, अंदर वाले में करंट देंगे। अंदर वाली में करंट देंगे तो अंदर वाली में मैग्नेटिक फ्लक्स, अंदर वाली की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बाहर वाले से लिंक, और बाहर वाले में आपके पास EMF इंड्यूस होगा। तो वो सब आपको निकालना है, ठीक है। ओके, स्टेप वही रहेंगे जो 3 स्टेप में आपको सेल्फ इंडक्टेंस में सिखा के आया हूँ। तो देखिए, इसको ना ऐसा देखने में बड़ा या डिफिकल्ट सी चीज़ लग जाती है आपके पास, तो मैंने इसका एक बिल्कुल सिंपल सा आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसका बस एक ही साइड का व्यू बना लो, एक तरफ से। तो मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, देखिए, एक मैंने ये बड़ा सा गोला बनाया, ये पूरा सोलेनोइड है, इसमें पीछे पूरा घूम रहा होगा। जैसे ये एक बड़ा वाला मैंने एक बना दिया, उसमें N नंबर ऑफ टर्न्स होंगी आपके पास, ठीक है। और एक कम एरिया वाला मैंने ये बीच में दिखा दिया आपके पास, दोनों सोलेनोइड दिखा दिए। जस्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सोलेनोइड S1 है, ये सोलेनोइड आपके पास S2 है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। इसका आपके पास एरिया A1 है, इसका एरिया आपके पास A2 है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है भाई, वैसे ही है आपके पास पीछे, बस मैं जस्ट एक व्यू दिखा रहा हूँ। आप बाकी का आप अपने आप से कंसिडर कर सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें फर्स्ट केस वो करो, इसको सोलेनोइड लगाना, अभी सर्कल वर्कल मत समझो, इसको सोलेनोइड ही समझिए आप, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट केस में करूंगा जब मैं आउटर सोलेनोइड में करंट दूंगा और उसकी वजह से अंदर वाले में EMF चेंज होएगा, आपके पास ये फ्लक्स चेंज होएगा, ठीक है। तो मैं केस 1 कर रहा हूँ जब मैंने S1 सोलेनोइड में करंट दिया। तो केस 1 क्या है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग इन आउटर सोलेनोइड, आउटर जो बाहर वाला सोलेनोइड है, दैट इज S1। S1 में करंट फ्लो हो रहा है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी कुछ भी डायरेक्शन रह सकती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग आपके पास बाहर वाले सोलेनोइड में आपने करंट दे लिया, ठीक है भाई। यहाँ से तार गए होंगे, तार में बैटरी लगाई, आपने करंट दे दिया, ओके, ठीक है। ध्यान से देखना, फ्लक्स का स्टेप हरदम वही रहेंगे जैसे उधर किया था। फ्लक्स के स्टेप ये होते हैं आपके पास, चलो वो यही बता दूंगा मैं आपके पास, ठीक है। करंट आपके पास इसमें कितना दिया आपने, I1 के बराबर। जैसे ही इसमें I1 करंट फ्लो होगा, जैसे ही इसमें I1 करंट फ्लो होगा, तो एक करंट कैरिंग कोइल है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मैं वहां पर भी दिखा देता हूँ, जैसे ही इसमें करंट जाएगा तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जाएंगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, है ना, ऐसे ही तो जाएंगी आपके पास। तो हम ना यहाँ पर आइडियल सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, किसकी,
आइडियल सोलेनोइड की। एक आइडियल सोलेनोइड का डायमीटर बड़ा होता है, डायमीटर छोटा होता है और लेंथ बड़ी होती है। तो अगर आपको याद हो थर्ड यूनिट से, तो आइडियल सोलेनोइड के आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। करंट चेंज हो रहा है इसमें, इसके करंट की वजह से आप सभी को पता है कि ये कोयल है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो कोयल वैसे बनाना आता है ना आपको, कोयल का मैग्नेटिक फील्ड, कोयल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, अंदर एंटर करेगा, बाहर निकलेगा, है ना, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी आ रहा होगा, जैसे इसमें दिखाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकली, अंदर गई, तो इस अंदर छोटी वाली कोयल में भी तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जा रही है। तो बाहर वाले में करंट आने से अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इससे लिंक फ्लक्स चेंज होएगा। किससे चेंज? सेकंड वाले में फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सेकंड वाले में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको मैं φ2 से लिख रहा हूँ, ठीक है। φ2 इज द फ्लक्स चेंज इन सेकंड कॉइल S2 में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे φ2 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन S2, लिख दिया, ओके। अब आप सभी को पता है कि ये फ्लक्स जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग इन नेबरहुड कॉइल। इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका जिम्मेदार है ये करंट I1, ठीक है। दूसरी कॉइल में करंट जो होगा उसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? फिर आप लिखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। इसको M21 क्यों लिखा? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है 1 में और इंडक्टेंस आ रहा है सेकंड में। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 में करंट चेंज होने से 2 में जो ये आया है आपके पास, इसको लिखते हैं, ठीक है। लिख दिया इतना। आपको तो ये निकालना है, आपको चाहिए M21 जो कि बराबर आएगा फ्लक्स इन सेकंड कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन फर्स्ट कॉइल, इस तरीके से, ठीक है। फ्लक्स इन सेकंड कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन फर्स्ट कॉइल। तो मैं इन सब को रब कर रहा हूँ जो ये मानना था स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे चलेंगे फिर, ठीक है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, तो अगर मैं φ2 निकाल देता हूं, φ2 क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच नंबर ऑफ टर्न्स, या ईच टर्न लिख लो, ठीक है, ईच टर्न्स ऑफ कॉइल S2। जो आपके पास सेकेंडरी, ये जो S2 जो आपके पास सोलेनोइड था, इसकी हर एक टर्न से, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न है? N2 नंबर ऑफ टर्न है। हर एक टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है उसको φ2 नाम दिया गया है। एक टर्न की बात नहीं हो रही, हर एक टर्न से। ये आपको सेल्फ इंडक्टेंस में भी आपको मैंने सिखाया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक कॉइल में चेंज नहीं हो रहा, सभी से लिंक चेंज हो रहा है, सभी में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज होगा। तो EMF सबकी बदौलत आता है, कोई एक का उसमें रोल नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपको हर एक कॉइल को कंसीडर करना है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आपको φ2 निकालना, पहले φ2 निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2 ये निकालना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू एरिया। क्या होता है? B इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा, एरिया किसका आएगा, यही मेन बात है। तो ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो आपने लिखा इसमें जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड इनटू में इसका एरिया। भाई इसी का एरिया यूज होएगा, इसमें फ्लक्स निकाल रहे हैं तो और इसके अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया यूज होएगा। भाई इसके अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का थोड़ी ना है, वो तो प्रोड्यूस हुआ है बाहर वाली कॉइल में करंट देने से। बाहर वाली में करंट दिया, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज होएगा? बाहर वाली का। इसमें तो करंट ही नहीं है, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली कॉइल का, जिसको हमने B1 मानना था, ठीक है। एरिया किसका यूज होएगा? फ्लक्स तो इसी के एरिया से बना ना आपके पास, इसके कितने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है वो फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स तो इसी का एरिया से आ रहा है, तो उस एरिया को लिखूंगा मैं A2 के बराबर, ठीक है। बात समझ में आई? ऑलराइट, इसको क्या मैंने लिख दिया? A2 के बराबर। तो ये आपके पास इतना आ गया φ2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अब मेरे को बताया सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। सेल्फ इंडक्टेंस में भी करके आए थे कि एक सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आपके पास μ0 Ni के बराबर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0 × N × I के बराबर।
तो वहां पे सोलेनॉइड याद कीजिए, सोलेनॉइड तो एक अकेला ही होता था आपके पास, तो सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी की होती थी, जो करंट होता था वो भी उसी का होता था जिसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास दोबारा से बोल रहा हूं मैं, एक सोलेनॉइड था ये, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला होता था म्यू नॉट एन इंटू आई। उसमें करंट भी उसी का होता था जिस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आप बोल रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, करंट भी उसी का होता था और उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी की होती थी। करंट भी उसी का, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी का, ठीक है, करंट भी उसी का, जिसका करंट है उसी की नंबर ऑफ टर्न यूज होती थी आपके पास, ऐसा बोल लें। क्योंकि इस सोलेनॉइड बात एक ही सोलेनॉइड होता था, वह दूसरे की बात ही नहीं होती थी, तो जिसमें करंट है उसी का नंबर ऑफ टर्न्स यूज होती थी। तो यहाँ पर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड B1 लिखना चाहूँगा, यहाँ पर जो B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है इसने, तो करंट भी उसी का होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी की होगी आपके पास। तो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट एन इंटू में आई, ठीक है, म्यू नॉट एन इंटू में आई। करंट किस में बह था आपके पास, अब B1 को प्रोड्यूस करने के लिए बाहर वाले कोइल में, बाहर वाली कोइल में करंट गया था, उसी ने तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है ये B1। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी की यूज होएगी, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी की यूज होएंगे। जैसे इधर बताया, जिसका करंट उसी की नंबर ऑफ टर्न। सोलेनॉइड में पढ़ क्या है, एक ही सोलेनॉइड पढ़ा आपने, सोलेनॉइड अकेला होता था स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा, तो करंट भी उसी का होता था, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी की होती थी, तो B1 ये रहेगा, ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या बोला था कि ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसको आप कैपिटल N की टर्म में कर सकते हैं, तो कैपिटल N डिवाइडेड बाई लेंथ आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया आपके पास B1। फिर एक चीज और देखिए, मैंने लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच नंबर ऑफ टर्न, कोई एक, ये तो मैंने एक टर्न का निकाला है, हर एक नंबर ऑफ टर्न का निकालना है आपको, इसकी एक टर्न में निकाला आपने, इसकी एक टर्न में निकाला, पर इसमें तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, हर एक में कितना फ्लक्स होगा, एक में इतना है तो हर एक में कितना होगा, इसको N2 से और गुणा करो। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच कॉइल ऑफ S2 की हर एक कॉइल में N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, इसमें B1 रख दो तो फ्लक्स आ जाएगा। तो φ2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू रख दो तो यह है आपके पास म्यू नॉट N1 N2 बी, इसमें मैं फाइव में ये लिख रहा हूँ B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 A2 I1 डिवाइडेड बाई L, ये आ गया आपके पास फ्लक्स, ठीक है। इस फ्लक्स की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू M21 यूजिंग इन वन, तो M21 इज इक्वल टू φ2 कितना है, φ2 हम निकाल चुके हैं, म्यू नॉट N1 N2 A2 I1 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई I1 और है, तो वन में यूज कर रहे हैं ना, तो अभी तो φ2 की वैल्यू रखी थी, नीचे I1 और है, ठीक है, नीचे I1 और है, I1 से I1 कट गया, तो M21 का फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 में करंट चेंज होने से 2 में कितना इंडक्टेंस आया, इसका फॉर्मूला बना म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइडेड बाई L, ठीक है, A2 डिवाइडेड बाई L, ये आया आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्योरली ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ये भी आपके पास, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो अभी क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा जब मैं दूसरे वाला करूंगा। तो केस सेकंड में क्या कर रहे हैं उसको अभी लिखे रहने देते हैं। केस सेकंड में क्या कर रहे हैं, उतार लो एक बार इसको। केस सेकंड में क्या कर रहा हूं, मैं करंट चेंज करूंगा अंदर वाली में, अब की बार अंदर वाली में करंट चेंज करूंगा, और बाहर वाली में कितना कितना इंडक्टेंस आया अंदर वाली में करंट चेंज करने से, वो निकालने जा रहा हूं, ठीक है। केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड हम क्या करेंगे, करंट देंगे, करंट इन इनर सोलेनॉइड, करंट इन इनर सोलेनॉइड, इनर सोलेनॉइड कौन सा आपके पास S2, और करंट कितना दे रहे हैं I2 के बराबर। तो अब की बार करंट दे रहे हैं हम आपके पास इनर सोलेनॉइड, इस अंदर वाले सोलेनॉइड S2 में। तो देखते हैं इसका इंडक्टेंस कितना आता है, कुछ अलग आता है या उतना ही आता है, ये सब देख रहे हैं हम, ठीक है। यही स्टेप रहेंगे आपके पास बिल्कुल यही स्टेप रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो अगर आपने एक आ गया ना तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, मैं अभी दिखा देता हूं कैसे आएगा, ठीक है। ओके, देखिए कैसे, अब की बार
करंट किस में दिया है, बाहर वाली में नहीं दिया, बाहर वाले में कोई करंट नहीं है, करंट दिया आपने अंदर वाली में, कितना करंट दिया है I2, ठीक है। तो अब की बार करंट इसमें गया है तो फ्लक्स लिंक किसके साथ चेंज होगा, इसके करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो बाहर वाले की अंदर से चेंज हो रहा होगा आपके पास। तो फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है अब की बार, बाहर वाली कोइल में, बाहर वाले के क्रॉस फ्लक्स मैंने मान लिया φ1 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S1। ये डिपेंड करेगा, उसमें फ्लक्स डिपेंड करेगा जिसमें इसमें इसके करंट पर, इसमें करंट बढ़ेगा तो उसमें फ्लक्स बढ़ेगा, इसमें करंट घटेगा तो उसमें फ्लक्स घटेगा, ठीक है। ओके, φ1 प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, इनटू में I2, म्यूचुअल इंडक्टेंस अब की बार किसका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 2 में करंट चेंज होने से 1 में कितना फ्लक्स आ रहा है ये वो है, कितना इंडक्टेंस आ रहा है वो है, तो M12 अब की बार ये रहेगा आपके पास, ठीक है। ओके फिर से यहाँ से अब की बार M12 आपको निकालना है तो ये बनेगा φ1 डिवाइडेड बाई I2, तो आपको φ1 चाहिए पिछली बार की तरह। φ1 क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड S1 बाहर वाली की हर एक टर्न से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है, हर एक टर्न से, एक टर्न से नहीं, हर एक टर्न से। अंदर वाली में करंट दिया, बाहर वाली में कितना है आपके पास, उससे लिंक है, ठीक है। अब बाद यहाँ पे हमको फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा जिसमें करंट जा रहा है, जिस मैग्नेटिक, बाहर वाले में तो करंट ही नहीं है तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड दे ही नहीं सकता ना। करंट किसमें है, अंदर वाले में, तो करंट किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, अंदर वाले का। अंदर वाले को S2 नाम दिया तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने B2 नाम दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2। अब मेन मुद्दा है ये, कोई मेरे को बता दो कि एरिया कौन सा यूज होगा। बाहर वाले के अक्रॉस फ्लक्स निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो चलो इसका आ गया, उसके कितने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वही एरिया कंसीडर करना, क्योंकि फ्लक्स में सिर्फ उतना एरिया कंसीडर करना पड़ता है जितने एरिया से आपके पास फील्ड लाइन जा रही होती है, ठीक है, उतना ही एरिया कंसीडर करना है। अब ध्यान दीजिए, आप इसका पूरा A1 एरिया नहीं लेंगे, A1 एरिया ये पूरा बड़े वाला एरिया है, इस पूरे बड़े वाले सोलेनॉइड का एरिया है, ठीक है। A1 एरिया नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे यही समझिए। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास हमने केस लिया है आइडियल सोलेनॉइड का, और आइडियल सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो जब आपने, एक बार मैं जस्ट इसको यहाँ दिखा रहा हूँ इसी चीज़ को, आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो जैसे ये आपके पास एक सोलेनॉइड है तो इसमें मैं सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया कितना था, A2। इसके ऊपर एक बड़ा सोलेनॉइड और है, कितना भी बड़ा सोलेनॉइड हो इसके ऊपर, करंट तो अंदर वाले में दिया है, अंदर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो अंदर वाले में तो बस इतनी ही जगह में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसके बाहर तो हम मैग्नेटिक फील्ड 0 मान रहे हैं। आउटसाइड दिस सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्योंकि आइडियल सोलेनॉइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बाहर वाले सोलेनॉइड के A2 हिस्से में से ही निकल रही है, इतने से हिस्से में से ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, इसमें करंट गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, पर मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है सिर्फ इतने से हिस्से में ही चेंज हो रहा है। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्योंकि आइडियल सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, अंदर रहता है। अब बोलेंगे पहले वाले केस में ऐसा क्यों नहीं बोला, क्योंकि पहले वाले केस में इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, इसकी वजह से अंदर, इसका तो सारा ही पॉइंट अंदर है ना, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स था, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स था, पर हमको उतना ही चाहिए था जितना इसके एरिया से जाता हो, तो A2 एरिया से जा रहा था, ठीक है। अब क्या है, इसके करंट की वजह से इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करा, पर ये अंदर प्रोड्यूस करता है, बाहर नहीं, तो इससे बाहर 0 है आपके पास हर जगह पे, तो सारा फील्ड आपके पास इस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, सारा फील्ड इस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, B2 0 है आपके पास बाहर की तरफ, ठीक है। तो कितने एरिया में फील्ड गया, ऊपर बड़ी वाली कोइल का भी तो इतने से एरिया में से ही तो फील्ड जा रहा है, बेशक बड़ी वाली कोइल लगा लो, उसके इतने सी जगह में से तो फील्ड जा रहा है, और इतना एरिया आपने A2 मानना होगा, तो एरिया यूज होएगा A2, ये याद रखना, मेन बात ये थी। एरिया हरदम स्मॉलर कोइल का यूज होएगा, ठीक है, एरिया हरदम
एरिया हरदम स्मॉलर सोलेनोइड का यूज होएगा इसमें, कोएक्सियल सोलेनोइड में एरिया हरदम स्मॉलर सोलेनोइड का यूज होएगा। ठीक है, हो गया। अब फ्लक्स में आपने क्या बोलना था कि ये हर एक टर्न मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ S1 की एक टर्न से निकाला। अभी अगर मैं S1 की हर एक नंबर ऑफ टर्न्स जो कि उसमें N1 थी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हर एक टर्न से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अब जस्ट आपको B2 लिखना है और B2 लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा। B2 क्या है, एक सोलेनोइड है आपके पास, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लिखना आपको। इस सोलेनोइड का अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आपको बराबर होता है म्यू नॉट N इंटू आई के बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स भी इसी की होती है जिसका करंट होता है, उसी का करंट उसी की नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो मैं B2 लिखने जा रहा हूँ। B2 कितना होगा, फिर इसमें वापस ले जाके इसमें रख दूंगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो B2 लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स उसी की जिसमें करंट जा रहा है। करंट किस में जा रहा है, अंदर वाले में। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, N2, करंट कितना था I2, ये B2 की वैल्यू आ गई। इसको इसमें रख दूंगा तो फाई आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रॉम टू आपके पास φ1 कितना आया, φ1 कितना आया, B2 की वैल्यू रखो म्यू नॉट, इसको कैपिटल N से लिख लेते ना N2। ठीक है, म्यू नॉट N1 N2 A2 I2 इसमें रख दिया मैंने। ठीक है, B की वैल्यू रखी म्यू नॉट N2 N1 A2 I2, सब हो गया आपके पास। φ1 आ गया, φ1 को ले जाके 1 में रख दो यूजिंग इन 1, तो आपके पास M12 आ जाएगा। M12 चेक करेंगे क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A2 I2 डिवाइडेड बाई I2 से I2 कैंसिल हो गया। ठीक है, N को फिर से N/L रखेंगे। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थी भाई, या तो इसको स्मॉल n लिखते रहो या फिर इसको कैपिटल N लिख रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना आपको। लेंथ आपके पास बराबर थी। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे स्मॉल n था, इसका सोलेनोइड का फॉर्मूला म्यू नॉट N नहीं होता है, स्मॉल n। इसको कैपिटल N लिखते थे तो म्यू नॉट N/L लिखते थे। ठीक है, ध्यान देना, जैसे पिछली बार किया था। तो अगर कैपिटल N लिख रहे हो तो नीचे लेंथ से भी डिवाइड करना है, कैपिटल N लिख रहे हो तो नीचे लेंथ से भी डिवाइड करना, जैसे इसमें किया था। ओके, तो लेंथ से भी डिवाइड होगा, लेंथ से भी डिवाइड होगा, मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ चेक करो क्या आ गया आपके पास, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। क्या दोनों चीज़ें सेम नहीं आई है? हाँ, दोनों चीज़ें सेम आई है आपके पास, बिल्कुल वही चीज़ें आई आपके पास। ठीक है, हाँ, एक ही L आएगा भाई, एक ही L आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो N था कहा गया आपके पास फ्लक्स में जो N गया था, या तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करी थी, ना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करी थी, तो एक ही L आएगा सिर्फ। जो इधर मैग्नेटिक फील्ड में लिखा है सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड में, जस्ट उसके नीचे वाला L आया था, जैसे पिछली बार किया था। ठीक है, एक ही L आएगा नीचे। ये वाला तो आपके पास जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करी गई थी ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं थी, ये तो जस्ट मैग्नेटिक फील्ड में होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। या तो N1 ही है, इसके डिवाइड में N1/L नहीं था। अगर इसके बटे में नहीं था तो यहाँ पर भी इसके बटे में नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा तो यहाँ नहीं आएगा। तो जस्ट आपके पास इसके नीचे वाला N2 के नीचे वाला L चलेगा, वही बचेगा इधर। ठीक है, बराबर आ गया दोनों। तो मतलब कि एक में करंट चेंज करो तो दूसरे में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है वही सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे वाले में कॉइल में करंट चेंज करने से पहले वाले में प्रोड्यूस होता है। ये तो M12 आपके पास M21 के बराबर होता है। ये करंट वरंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक में कितना करंट चेंज हो रहा है दूसरे में कितना, इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये आपके पास बराबर होते हैं। अगर आपके पास दोनों कोएक्सियल सोलेनोइड है, कितना ही करंट चेंज होता रहो, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा आपके पास बराबर का चेंज देगा दोनों में। ठीक है, एक में चेंज होने की वजह से दूसरे में जो चेंजेस आ रहे हैं ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वही ईएमएफ इंड्यूस पहली वाली में होगा उसमें करंट चेंज होने की वजह से, चाहे करंट कितना ही चेंज होता रहे आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई आपके पास? तो ये था आपके पास सोलेनोइड का कंसेप्ट। अगर आपको पहले वाला आ गया था ये वाला, तो आपको जस्ट क्या करना है, एरिया को चेंज मत करो। एरिया देखो इस फॉर्मूले में वो वाला आ रहा है जो स्मॉलर वाली कोइल का, स्मॉलर वाली कोइल का जो एरिया वो यूज हो रहा है, एरिया ऑफ स्मॉलर सोलेनोइड। ये जो एरिया है ये आपके पास स्मॉलर वाले का है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, दोबारा से सुनिए।
जो पहले वाला केस किया था, देखो मैं यहाँ से अगर दोबारा से दूसरे वाला निकालना चाहूँ तो जस्ट आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ 1 लगा है वहाँ 2 लगा दो। मैं इस वाले से ये लेके आ रहा हूँ दोबारा से, एक बार इसको उतार लो, मैं एक बार इस वाले से वो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से। तो जहाँ जहाँ 1 लगा है वहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1। तो जहाँ जहाँ 2 है उधर 1 कर दो, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ 1, एरिया चेंज नहीं होएगा, एरिया स्मॉलर वाले का रखना बस, बाकी सब एंड 1 है तो 2 कर दिया, यहाँ आपके पास 2 है तो 1 कर दिया, म्यू नोट 2 है तो 1 कर दिया, 2 है तो 1 कर दिया, ठीक है। फिर इधर आएंगे यहाँ पे क्या चल रहा था इसके बाद, ये 1 है तो 2 कर दिया, 2 है तो 1 कर दिया, एरिया में चेंज नहीं करना है, 2 है तो 1 कर दिया। तो 1 है तो 2, 2 है तो 1, एरिया चेंज नहीं होएगा, 2 है तो 1, ठीक है। यहाँ पे एक एल था आपके पास, 2 है तो 1, 1 से 1 कट गया, यही चीज़ आ गई, यही आ गई, ठीक है। तो जो भी एक बार एक कर लो और दूसरी बारी में बिना देखे 1 को, बस एरिया को छोड़ के, एरिया स्मॉलर कॉइल का ही रहेगा, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 2 कर दो, जहाँ जहाँ 2 है उधर 1 कर दो, आपके पास सोल्व हो गया आ जाएगा। ये था आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स। पता नहीं ज़्यादा क्या कंफ्यूजिंग हो गया होगा। अगर आपको डाउट आए, कुछ भी किसी चीज़ को भी समझने में दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।